डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स की मॉडल पेपर सीरीज में स्वागत है दोस्तों आपका A2 एकेडमी की इस नई वीडियो में। दोस्तों क्या होने वाला है आज के इस मॉडल पेपर में खास, तो सबसे पहले दोस्तों आपका जो मॉडल पेपर है दोस्तों वो आपके लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चनों पे बना है दोस्तों। यानी कि दोस्तों आपके जो भी हाल फिलहाल में जो पेपर हुए दोस्तों, ये जो आपका मॉडल पेपर है दोस्तों, ये उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करेगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों आपको इस वीडियो में अपने इस मॉडल पेपर में दोस्तों आपके आंसर्स अप्रोच मेथड, यानी कि आपको हर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। अगर वो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो कैसे उसमें आपको अपना टाइम बचाना है, अगर वो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कैसे उसमें आपको आंसर लिखना है दोस्तों, वो भी बताया जाएगा साथ के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि ये आपका लाइव स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस भी करके देगा दोस्तों, कि कौन से टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, और कौन से टॉपिक हैं जिन पे अगर आप फंस रहे हैं या जिन पे आपकी वीकनेस है तो अभी भी मौका है दोस्तों आपके पास कि आप अभी भी उनको वापस रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो लीजिए दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला सवाल, ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1। यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर दिया गया दोस्तों 2 के, तो पूछा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें आपका तरीका क्या रहने वाला है। आप क्या करें दोस्तों, आप अपनी इस वैल्यू को दोस्तों दोनों ही साइड में स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। तो आपका पहली तरफ क्या बन जाएगा दोस्तों, तो आपका पहली तरफ बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा, और दूसरी तरफ दोस्तों आपका बन जाएगा 2 का स्क्वायर। ये हमने स्क्वायर करने के लिए क्यों बोला था दोस्तों, क्योंकि सभी को पता है दोस्तों कि आपका इससे जो आपको क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी दोस्तों। और ये जो आपका जो तीसरा टर्म था 2 tan थीटा cot थीटा, इसमें tan थीटा और cot थीटा आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी वैल्यू हो जाएगी tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर होने वाले हैं 4 के। और अगर आप इसको इधर भेज देंगे दोस्तों तो ये क्या वैल्यू देगा, ये आपकी वैल्यू देगा 4 माइनस 2, जो कि आपकी होने वाली है 2। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। चलो दोस्तों अगला सवाल करें। लीजिए आपका दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके बहुलक टॉपिक से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन को पहली नजर में पढ़ते हुए दोस्तों आपको आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंकड़ों में ये जो आपके आंकड़े दिए हुए हैं इनका आपको करना है बहुलक ज्ञात। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है दोस्तों कि इसमें जो आपका 3 है दोस्तों वो 2 बार आया हुआ है, जो आपका 5 बार है वो 3 बार आया है, और जो 6 है दोस्तों वो 2 बार आया है। तो इस हिसाब से सबसे अधिक बार कौन है दोस्तों, तो इसमें सबसे अधिक बार आपका 5 है दोस्तों। तो आपका आंसर भी क्या होने वाला है, आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 5। बहुलक की क्या डेफिनेशन है दोस्तों, तो बहुलक की डेफिनेशन यही होती है दोस्तों कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसी को बहुलक कहा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों आपका ये क्वेश्चन यहां पे क्यों डाला गया है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी इन फॉर्मूलाज को तो याद रखते हैं कि अगर मुझे परिमाप पूछा जाए तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, अगर मुझे क्षेत्रफल पूछा जाए तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन वो इंतजार कर रहे होते हैं कि एग्जामिनर उनको वैल्यू देगा। बहुत बार ऐसा भी होगा दोस्तों कि एग्जामिनर आपको वैल्यू नहीं देगा, वो आपस में इन चीजों को इक्वेट करने के लिए कहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है तो व्यास क्या होगा। अब लीजिए वो क्या कह रहा है कि परिधि और क्षेत्रफल ये दोनों अगर बराबर है, यानी कि आपका जो 2 पाई आर है वो किसके बराबर है, वो है आपके पाई आर स्क्वायर के बराबर दोस्तों। तो वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है व्यास। ठीक है दोस्तों, अब यहां से अगर आप इसे सॉल्व करें दोस्तों तो आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो आपके आर की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, आपके आर की वैल्यू आ जाएगी यहां से 2, है कि नहीं दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो क्वेश्चन ने हमसे व्यास पूछा है, और व्यास क्या होता है दोस्तों, व्यास आपका डायमीटर, डायमीटर कितना 2r यानी कि
4। बहुत सारे इसमें विद्यार्थी क्या करेंगे, उन्होंने जैसे आर की वैल्यू यहाँ पे 2 निकाली दोस्तों, वो तुरंत ऑप्शन नंबर 1 को टिक मारने चल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना दोस्तों। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, आपको क्वेश्चन में व्यास पूछा है, और व्यास क्या होता है, तो व्यास आपका आपके त्रिज्या के 2 गुना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर 3, 4 सही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है x प्लस 1/x का मान दिया है 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें 2 अप्रोच होती है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको पता चले कि ये क्वेश्चन आपका सिर्फ 1 नंबर का है, तो मुझे अपनी अप्रोच क्या रखनी है, मुझे अपनी अप्रोच रखनी है सूत्र वाली, कि मैं सीधा वैल्यू लिखूं और मुझे आंसर मिल जाए। तो दोस्तों अगर आपको पता हो, तो अगर आपको कहीं भी x प्लस 1/x का मान दिया गया हो और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछा जाता है दोस्तों, तो हमेशा किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है a² माइनस 2 के। तो दोस्तों, तो यही था आपका दोस्तों असल में आंसर अप्रोच मेथड, कि अगर क्वेश्चन 1 नंबर का है तो मैं क्यों उसमें बहुत सारे लंबे लंबे स्टेप्स करने जाऊं दोस्तों। मैं सीधा एक लाइन में उसका आंसर लिखूंगा। मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसी को लिख सकता हूं, यहां पर बस मुझे a की वैल्यू अपनी रिप्लेस करनी है। a की वैल्यू यहां क्वेश्चन में क्या दिख रही है, 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 23। ठीक है दोस्तों, अगर यही क्वेश्चन मेरा 2 नंबर का होता दोस्तों, तो मैं इसमें प्रॉपर एक्सप्लेन करता। उसमें मैं क्या करता दोस्तों, उसमें मैं पहले लेफ्ट और राइट दोनों ही साइडों में स्क्वायर करता, समझे दोस्तों, फिर वहां से उनको सॉल्व करते हुए आता और वहां भी मेरा आंसर सेम ही आता, समझे दोस्तों। लेकिन अभी क्वेश्चन कितना, 1 नंबर का, तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, सूत्र लगाइए, आंसर निकालिए, आगे बढ़िए दोस्तों, समझे दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है, तो उनकी भुजाओं का क्या अनुपात होगा। हम देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि समरूप त्रिभुजों की खुद की डेफिनेशन क्या होती है। तो समरूप त्रिभुजों की खुद की डेफिनेशन क्या कहती है दोस्तों, कि उनकी जो भी भुजाएं होंगी, अगर मेरे पास 2 समरूप त्रिभुज हैं दोस्तों, तो उनकी जो भी भुजाएं होंगी दोस्तों, उनका जो अनुपात होता है, ठीक है दोस्तों, उनका जो अनुपात होता है भुजाओं का, वो तो दोस्तों पहली बात सेम होता है, समझे दोस्तों। उनकी जो भुजाओं का अनुपात होता है वो सबसे पहले तो आपका सेम होता है, लेकिन एक जो उसके साथ एडिशनल चीज होती है वो क्या होती है, कि उसका जो आपका क्षेत्रफल का अनुपात होता है, उनका जो आपका क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि ये किसके, a² बटे b², समझे दोस्तों। इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, समझे दोस्तों। तो अब यहां पे अगर मैं इसके हिसाब से इसको देखूं, तो मेरा क्या बन जाएगा, तो मेरा बन जाएगा कि भुजा किसी एक की अगर मुझे निकालनी हो, उसके बटे में भुजा दूसरे की, तो क्या होगा दोस्तों, ये असल में स्क्वायर हो रहा है किसका, 16/81 का। तो यहां से मुझे सॉल्व करने पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, मुझे वैल्यू मिल जाएगी 4/9, और यही मेरा अनुपात होगा दोस्तों। मेरा अनुपात क्या होगा, मेरा अनुपात होगा 4/9 का, समझे दोस्तों। तो ये समरूप त्रिभुज की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आपको डेफिनेशन पता होगी, आप पहली नजर में आंसर पे टिक मार सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 6, यहां से दोस्तों आपके शुरू होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में कुल 6 रहने वाले हैं दोस्तों, एक एक नंबर के। अब यहां पे फर्क क्या है दोस्तों, अब आप सिर्फ टिक मारने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा एग्जामिनर को राइटिंग वर्क भी करके दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है √12 इंटू √3 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसके असल में मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं, और ये दोनों तरीके असल में आपको समझने वाले हैं दोस्तों। पहला तरीका तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, अगर कोई भी 2 संख्या है, ऐसे √a और √b, अगर ऐसी 2 संख्या है तो आप उसे दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, समझे दोस्तों, आप उसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका दोस्तों, कि अगर √a और √b है, तो आप इन्हें इंडिविजुअली पहले सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आप इन्हें इंडिविजुअली सॉल्व कर लीजिए, और
उसके बाद इनके बीच में जो भी कॉमन आ रहा है दोस्तों आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम दोनों ही तरीके से देखेंगे, आंसर वही आने वाला है दोस्तों। जैसे अगर मैं पहला तरीका लगाऊं तो इसमें क्या बनेगा, ये बनेगा अंडर रूट 12 इंटू 3 यानी कि अंडर रूट 36 यानी कि 6। समझे दोस्तों। दूसरे तरीके से अगर मैं अप्लाई करूं तो यहां से मेरा, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो पहला क्या बनेगा, अंडर रूट 12 इंटू अंडर रूट 3। अंडर रूट 12 को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, तो अंडर रूट 12 को मैं लिख सकता हूं 2 रूट 3 और दूसरा रूट 3। अब देखिए इन दोनों में क्या है, 2 कॉमन होकर रूट थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6। आप किसी भी तरीके से जाइए दोस्तों, आप इनमें से किसी भी तरीके से जाइए, आपका आंसर वही सेम आएगा। आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 6। ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि आप अंडर रूट ए इंटू बी को अंडर रूट ए इंटू बी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, लीजिए आपका अगला सवाल यह है दोस्तों, आपका प्रायिकता टॉपिक से। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर आने की क्या प्रायिकता होगी। तो एक तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसका सैंपल स्पेस, जिन मेरे विद्यार्थियों को प्रायिकता के टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है दोस्तों, वो चैनल पर जाकर प्रायिकता पर एक डिटेल्ड वीडियो बनी है दोस्तों, जिसमें आपका पूरा प्रायिकता हार्डली 30 मिनट के अंदर कवर कर दिया दोस्तों, और उससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना निल है। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको प्रायिकता के टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजें पता होनी चाहिए दोस्तों, जो कि हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। पहला कि आपका सैंपल स्पेस क्या होने वाला है दोस्तों, आपका सैंपल स्पेस क्या होने वाला है। तो हमें पता था कि अगर एक डाइस है तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 6 की पावर n यानी कि 6 की पावर 1 मतलब कि 6। तो सैंपल स्पेस तो हो गया 6, मतलब कि टोटल मेरे पास जो कुल संभावनाएं हैं, जो मेरे पास कुल संभावनाएं हैं वो तो हो गई 6। अब मेरी जरूरत क्या है दोस्तों, मेरी जरूरत क्या है, तो अगर मैं 1 से लेकर 6 तक देखूं तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, तो एक तो होगा 2, एक होगा 3 और एक होगा 5। ठीक है दोस्तों। और अब मैं अगर अपने प्रायिकता का फॉर्मूला लगाऊं तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों, प्रायिकता का फॉर्मूला कहता है जरूरत बटे में कुल। यानी कि सवाल नंबर से क्या पूछा था, तो सवाल नंबर से प्राइम नंबर पूछा था, तो प्राइम नंबर कितने हो सकते हैं, 3, और कुल कितनी संख्या है, तो 6। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर आ जाएगा 1/2। समझे दोस्तों। अगर आपको दोस्तों कोई भी डाउट है इन कॉन्सेप्ट में तो आप प्रायिकता के इस टॉपिक को एक बार देख लीजिए दोस्तों, उस वीडियो को देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट प्रायिकता रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला टॉपिक बढ़े, लीजिए आपका अगला क्वेश्चन 9x स्क्वायर माइनस 16 के गुणनखंड, यानी कि आपको क्या लिखना है, आपको लिखने हैं फैक्टर्स, 9x स्क्वायर माइनस 16 के फैक्टर्स। अब देखिए दोस्तों, अगर आप एग्जाम के इतने करीब आ गए हैं तो अब तो आपको दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस रूप में दिख रहा है। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को पहली नजर में देखेंगे दोस्तों तो ये आपको दिखेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। यहाँ पे आपका ए स्क्वायर क्या है दोस्तों, आपका ए स्क्वायर है 9x स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या है, तो बी स्क्वायर है आपका 16। ठीक है दोस्तों। अब सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसे इस रूप में तोड़ना था। यानी कि अगर मैं ए स्क्वायर, यानी कि ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा मेरा 3x का होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर मतलब यानी कि 4 का स्क्वायर। और सबको पता है दोस्तों कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है दोस्तों, असल में तो ये होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। बस यहां से अपने इसको तोड़ दीजिए, ये बन जाएगा आपका 3x माइनस 4, और दूसरा क्या बन जाएगा 3x प्लस 4। समझे दोस्तों। और यही आपके क्या बन जाएंगे, यही आपके बन जाएंगे गुणनखंड। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, लीजिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में मेरे ख्याल से कुछ भी टफ नहीं है, आपको सीधा सीधा सिर्फ क्या पता होना चाहिए, आपको सीधा सीधा बस इसका सूत्र पता होना चाहिए। इसका सूत्र क्या है दोस्तों, जो आपका ये बोल रहा है वक्र पृष्ठ ज्ञात करना, तो उसका सूत्र क्या दोस्तों, तो उसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच।
ठीक है दोस्तों। अब आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे R और H दोनों दिया हुआ है। आपका R कितना है, आपका R है 7 सेंटीमीटर, आपका H है 10 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वैल्यू पुटिंग का काम होता है दोस्तों। तो आप लिखेंगे 2 पाई की वैल्यू क्या लिख देंगे 22/7 इंटू R का वैल्यू 7 और H का वैल्यू 10। लिए दोस्तों अपने इसे सॉल्व कर लीजिए। आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, एक नंबर के क्वेश्चन में आधे नंबर आपका एग्जामिनर काट देगा सिर्फ आपकी यूनिट छोड़ने पर। तो यूनिट लिखना मत भूलिएगा। क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं दोस्तों, सिर्फ आपको क्या था, आपको सिर्फ इसका सूत्र पता होना चाहिए। और हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ही लिखिएगा। 3.14 वाली वैल्यू लिखने से बचिए। नॉर्मली क्या हो दोस्तों, आपकी वैल्यू जैसे दी जाती है कि 22/7 से कटें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30 का मान क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए जैसा कि मैंने एक वीडियो पहले भी अपने चैनल पर बनाई है, अगर आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड वीडियो हुई थी दोस्तों, 2 मिनट में आपका हल आने का उसमें दावा भी किया गया दोस्तों। क्यों, क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पेपर में, 2 से 3 नंबर के पूछे जा रहे हैं हमेशा दोस्तों। ठीक है, और इसमें आपको क्या था दोस्तों, इसमें मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया हुआ था दोस्तों कि इसका एक रामबाण इलाज है दोस्तों, सिर्फ एक आपका रामबाण इलाज है, जिसमें आपको सिर्फ क्या, सिर्फ इसकी जो वैल्यूज थी, सिर्फ इसकी आपको वैल्यू याद करनी थी दोस्तों। और जैसे आपको वैल्यूज याद हो जाएगी दोस्तों, आपका क्वेश्चन विद इन सेकंड, जैसे कि अगर कोई मुझसे कहे sin 60 की क्या वैल्यू है, sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की सेम √3/2 प्लस cos 60 की हो जाएगी 1/2 और sin 60 की sin 30 की 1/2। लीजिए आपका क्या बन गया, आपका बन गया 3/4 और यहां बन गया आपका 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बन जाएगा 1। लीजिए कितना देर लगा, आपके 2 नंबर 2 मिनट में। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड वीडियो है, आपको चैनल पर मिल जाएगी। और वो आपको बताएगी दोस्तों कि ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके कैसे पिछले सालों में भी ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और कैसे ये बहुत ही इजी तरीका है अपने 2 से 3 मार्क्स सिक्योर करने का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, उसमें आपके समान कोणों में से एक कोण 50 डिग्री है, तो तीसरा कोण क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में मैं आपको चाहूं तो मैं आपको थ्योरी भी बता सकता हूं और बहुत लंबी थ्योरी इसकी मैं समझा सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन ने जितना बोला है अगर उसी के हिसाब से हम चलें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें समान कोणों में से एक 50 है। अगर समान कोण है, अगर समान कोण है उसमें से एक 50 है, तो एक और कोण क्या होगा, एक और कोण भी होगा 50। मतलब कि अगर मैं कहूं कि ये मेरा 50 है, तो कोई भी एक कोण मान लीजिए ये भी आपका 50 ही होगा, है कि नहीं। उसने खुद अभी अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि समान कोणों में से एक 50 है, और एक 50 है, 2 कोण तो कम से कम समान होने होंगे, तभी तो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, है क्यों दोस्तों। यही आपकी मेन थ्योरी है दोस्तों कि अगर आप एक समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, अगर उसके 2 साइड अगर बराबर है तो उसके 2 कोणों को भी बराबर होना। और क्वेश्चन क्लियरली आपको बिना थ्योरी बताए भी यही चीज बोल रहा है कि समान कोणों में से एक 50, अगर एक 50 है तो एक और को 50 होना पड़ेगा। मतलब कि अगर ये 50 है तो इसको भी 50 होना पड़ेगा। और अगर 2 कोण 50-50 डिग्री के हो गए तो तीसरा कोण, मेरे ख्याल से इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। तीसरा कोण क्या होगा, तीसरा कोण आपको बहुत इजीली क्या करना है, आपको सिर्फ 180 जो कि आपके त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है जोड़ने पर, इसमें तो आपको क्या 2 बार 50 और 50 माइनस कर लेना था। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज में न सिर्फ दोस्तों आपके 2 भुजाएं बराबर होती हैं बल्कि उनके कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। अब यहां से दोस्तों आपके 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं।
लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला दोस्तों क्या है आपका, तो सबसे पहला आपका कि विलोपन विधि से हल करें। क्वेश्चन आपको बोल रहा है प्रॉपरली कि आपको कौन सी विधि लगानी है। आपको बताया है कि 3x प्लस 4y बराबर है 10 के और 2x माइनस 2y बराबर है 21 के। ठीक है दोस्तों, और इसको आपको सॉल्व करना है विलोपन विधि से। अब दोस्तों अगर आप विलोपन विधि को बहुत शॉर्ट में समझे दोस्तों, असल में बहुत बार होगा कि एग्जामिनर आपको बोला है किसी एक विधि से करने के लिए, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप कैसे भी अपनी तरफ से डील कर सकते हैं। विलोपन विधि कहती क्या दोस्तों, विलोपन विधि का मेन कहना ये होता है कि आपको अपनी इक्वेशंस को कुछ ऐसे मतलब बनाना होता है कि एक टर्म जो है दोस्तों वो पूरी तरह कैंसिल आउट हो जाए, या तो एक्स पूरी तरह कैंसिल हो रहा हो या तो वाई पूरी तरह कैंसिल हो रहा हो। अब इसमें देखिए दोस्तों, यहां पर मुझे दिख रहा है 4y, यहां पर दिख रहा है 2y। अगर दोस्तों अगर मैं सिर्फ अपने इसको 2 से गुणा कर दूं, अगर मैं सिर्फ अपनी सेकंड इक्वेशन को 2 से गुणा कर दूं तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी दोस्तों, मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी 4x माइनस 4y और बराबर में क्या बनेगी दोस्तों, बराबर में बन जाएगी 4, है कि नहीं। अब देखो दोस्तों, यही असल में क्वेश्चन चाह रहा है कि आप कुछ ऐसा बनाएं कि जो ये y है या x है इनमें से कोई एक पूरी तरह कैंसिल हो जाए। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली दोनों इक्वेशंस को जोड़ देना है। जैसे आप इन दोनों को जोड़ेंगे, ये जो 4y और यहाँ पे माइनस 4y है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका 7x और सामने आपका बचेगा 10 प्लस 4, तो ये हो गया आपका 14। तो यहां से आपका x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां से आपका x का मान आ जाएगा 2। अब जब आपका x का मान आ गया दोस्तों तो आप अपनी किसी भी एक इक्वेशन में से पुट कर दीजिए। जैसे कि अगर मैं अपनी पहली इक्वेशन में से पुट करूं x के मान को, तो मेरा क्या बनेगा, मेरा बनेगा 3 इंटू 2 प्लस 4y बराबर 10। यहां से y का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां से मेरा y का मान आ जाएगा 1। तो विलोपन विधि में कुछ अलग नहीं था दोस्तों, इसमें बस आपको थोड़ा सा एक बार अपने क्वेश्चन को ध्यान से ये देखना होता है कि कौन सा मेरा टर्म है जिसको मैं बहुत इजीली कैंसिल आउट करा सकता हूं। यहां पे मुझे क्लियरली दिख रहा था कि माइनस 2y ऑलरेडी एक माइनस का चिन्ह अपने साथ लेके चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैं ऐड करने जाता ये अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाता। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 40 छात्रों के प्राप्तांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, वंस अगेन इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो प्रॉपरली चैनल पर मिलेगा दोस्तों, जिसमें प्रॉपरली इस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है प्रॉपरली बताया गया है। अब इसमें दोस्तों आपका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेन कॉन्सेप्ट है जो आपका ये है आपका 40। क्यों, क्योंकि 40 है दोस्तों आपकी कौन सी संख्या, 40 है आपकी सम संख्या, और सम संख्या लगते ही आपका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, तो जैसे आपकी सम संख्या होगी दोस्तों, जैसे आपकी सम संख्या होगी, आपको पहले तो 2 टर्म्स निकालने पड़ेंगे दोस्तों। एक आपको निकालना पड़ेगा n/2 और एक आपको निकालना पड़ेगा n/2 प्लस 1। ये 2 टर्म्स दोस्तों आपको निकालने पड़ेंगे, यानी कि आपको 20वां पद चाहिए और आपको 21वां पद भी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको ये दोनों पद चाहिए होंगे। अब अपने क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए दोस्तों, और इसको बहुत डिटेल में उस वीडियो में समझाया भी गया दोस्तों। अगर आपको कोई भी इस टॉपिक में डाउट है दोस्तों तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए आपको बोला गया 20वां पद, ठीक है दोस्तों, तो अगर आप यहां से चलना शुरू करें दोस्तों तो आपको क्या पता चलेगा कि आपके पहले के जो 8 छात्र हैं उनको क्या मिला है, उनको मिला है 10 नंबर। उसके बाद के 12 छात्रों को मिले हैं 12 नंबर। यानी कि अगर मैं कहूं तो जो 20वां छात्र होगा दोस्तों, जो 20वां छात्र होगा उसे क्या नंबर मिला होगा, उसे मिला होगा 12, है ना दोस्तों। और उसके बाद जो 21 से लेके 30 तक छात्र हैं दोस्तों उन्हें क्या मिला होगा, तो उन्हें मिला होगा 14। समझे दोस्तों, यानी कि आपका 21वां पद क्या होगा, आपका 21वां पद हो जाएगा 14। समझे दोस्तों। अब आपको क्या करना है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप इन दोनों का ही माध्य निकाल दें, यानी कि बटे में 2। लीजिए दोस्तों आपका
उत्तर। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। तो दोस्तों ये है आपका अगला सवाल। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1/cot² किसके बराबर है? तो ये बराबर है आपके 1 के। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें भी सेम जैसा कि मैंने क्वेश्चन पेपर के बहुत ही स्टार्टिंग में आपको बताया था, क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करते हैं दोस्तों, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब देखिए दोस्तों, एक तरीका जो इसका बहुत शॉर्ट है वो मैं आपको बताता हूं। अब अगर आप क्वेश्चन को पहली नजर में देखें और गलती से अगर क्वेश्चन में कभी एग्जामिनर ने सोचा किसी एक नंबर का क्यों ना पूछ लो, तो इसमें सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों को ना पता हो तो एक आइडेंटिटी होती है जो कि बना देती है क्या, ये बना देती है tan स्क्वायर थीटा। तो ऊपर तो होगा दोस्तों आपका tan स्क्वायर थीटा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है cot स्क्वायर थीटा से। लीजिए आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर इसी को एग्जामिनर ने आपसे 2 नंबर में पूछा है तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कैसे करेंगे? तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने में सबसे पहले तो आप सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आप सेक्स स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? आप सेक्स स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, और सामने रहेगा आपका माइनस का 1। ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है cot स्क्वायर थीटा से। ठीक है। अब यहां से आपका क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और ये पूरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है cot स्क्वायर थीटा से। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पे जो आपकी सबसे बेसिक आइडेंटिटी है दोस्तों, कौन सी? आपकी एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपकी जो ये आइडेंटिटी है दोस्तों, आप इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे जो आपकी सबसे बेसिक है, जो कि आपको नियरली हमेशा याद रहने वाली है। ये जो आइडेंटिटी है दोस्तों, ये एक स्पेशलाइज्ड आइडेंटिटी थी जो कि बहुत सारे विद्यार्थियों को याद नहीं भी रह सकती है। इन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सभी को याद रहने आइडेंटिटी है दोस्तों। इसीलिए ये जो तरीका है आपका 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अब आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और नीचे cos स्क्वायर थीटा, और ये पूरा किससे गुणा होगा? तो ये गुणा होगा आपका cot स्क्वायर थीटा, और यहां से जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा यही होगा दोस्तों आपका। समझे दोस्तों? तो आपका अप्रोच कोई भी हो, आपका अप्रोच अगर आप डायरेक्ट आइडेंटिटी से लगाते हैं या आप लंबे स्टेप से चलते हैं, दोनों ही तरीके से आंसर एक ही आने वाला, लेकिन आपको कितने सूत्र याद रखने पड़ेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन कितने नंबरों के लिए पूछा गया है, इस पे भी मैटर करता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल। सवाल क्या कह रहे हैं दोस्तों कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आप इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका? घन का। क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों इसका? तो इसका फॉर्मूला आपका होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, है कि? और किसके बराबर दिया? ये बराबर दिया आपको 600 के। तो यहां से आपकी भुजा कितनी आएगी दोस्तों? तो यहां से आपकी भुजा आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा दोस्तों? अब आपसे पूछा आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो आयतन का फॉर्मूला होता है आपका भुजा का क्यूब। तो आपको क्या करना है? आपको आयतन निकालने के लिए सिर्फ अपना 10 का क्यूब यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन था, दो फॉर्मूलाज, दोनों फॉर्मूलाज बहुत ही ज्यादा बेसिक है कि नहीं? डायरेक्टली अपने वैल्यूज पुट की और आपका आंसर मिल गया दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए दोस्तों, चित्र में यदि एंगल BOC 110 है तो चक्रीय चतुर्भुज के नियम से शेष कोण ज्ञात करें। यह आपका वृत्त आधारित एक कठिन प्रश्न माना जाता है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी जान है दोस्तों वो आपको तुरंत दिख जाएगा। कैसे? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मुझे ये x पता करना है, अगर मुझे ये x पता करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो x पता करने के लिए दोस्तों मुझे क्या करना है? मुझे एक अपनी बहुत पुरानी एक वो होती है दोस्तों
रूल जो क्या कहता है दोस्तों कि जो भी आपका एंगल कहां बन रहा हो, आपके सेंटर पर बन रहा हो, वो आपकी परिधि पर बनने वाले एंगल का हमेशा क्या होगा, तो हमेशा क्या होगा, दुगना। यानी कि एंगल जो है आपका बीओसी, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा दो गुना होगा किसके, बी ए सी के। समझो दोस्तों। तो आपका एंगल बीओसी क्या दिया, आपका एंगल बीओसी दिया 110 डिग्री। तो आपका एंगल बीएसी क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल बीएसी। तो यहां से एंगल बीएसी क्या आ गया, आपका एंगल बीएसी आ जाएगा कितना, 55 डिग्री। ठीक है दोस्तों। तो ये सिर्फ एक सूत्र पे बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको ये सूत्र पता है तो आपका आंसर विद इन सेकेंड्स, समझो दोस्तों, आपका आंसर विद इन सेकेंड्स आ जाएगा। लीजिए आपका अगला सवाल। अब ये जो सवाल है दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी रखा गया है ताकि आप एक बार के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। पहले आपको समझ में आएगा कि दो अंकों की संख्या के अंकों का अंतर 3 है। ठीक है दोस्तों। यदि संख्या और उसको उलटने पर बनी संख्या का योग 143 है तो संख्या ज्ञात करें। अब सबसे पहले तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे कि हमारी दो अंकों की संख्या, तो मान लीजिए मेरी दो अंकों की संख्या कुछ ऐसी हो, यानी कि 10x प्लस वाई, मतलब कि मेरा जो x है वो 10 के मान पर रखा गया है और y जो है वो 1 के मान पर रखा गया। तो मेरी संख्या कुछ ऐसी होगी दोस्तों, ये मेरी संख्या है। ठीक है। अब अगर मेरे से कहा गया कि अंकों का योग क्या होगा, तो इनमें अंकों का योग क्या होगा, इनमें अंकों का योग होगा x प्लस वाई। और अगर अंतर पूछा जाए तो वो क्या होगा, वो होगा x माइनस वाई। है क्या दोस्तों। अब प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि यदि संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 143 है, मतलब कि अगर ये मेरी संख्या है 10x प्लस वाई, और अब अगर मैं इसको उलटता हूं, मतलब कि अब जो y है वो 10 वाली जगह पर आएगा, मतलब कि मेरा क्या बन जाएगा, मेरा बन जाएगा 10y प्लस x। तो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो मान कितना आएगा, मान आ जाएगा 143। और ये 143 किसके बराबर होगा, तो 143 बराबर होगा 11x प्लस वाई के। ठीक है दोस्तों। अब यहां से अगर मुझे x प्लस वाई का मान मिल जाए तो मुझे x प्लस वाई का मान कितना मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा x प्लस वाई का मान कितना, 13। ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन में अपने पहले में क्या लिखा था कि दो अंकों की संख्या के संख्याओं का अंतर 3 है। ठीक है दोस्तों। तो आपको x प्लस वाई मिल गया 13 और आपको x माइनस वाई कितना मिल गया, x माइनस वाई मिल गया आपको 3। अब बस दोस्तों अपने इन दोनों को सॉल्व कीजिए। आपको x का मान क्या मिल जाएगा, आपको x का मान मिल जाएगा 8 और y का मान कितना मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा आपको 5। ठीक है दोस्तों। तो आपकी संख्या क्या बनेगी दोस्तों, तो आपकी संख्या बनेगी, सबसे पहले वाले में इसको पुट कर लीजिए, आपकी संख्या बन जाएगी 85। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, ये एक बेसिक आपको जो हम लोग बचपन से करते हैं दोस्तों, बस वही था। आपको सिर्फ समझने की क्या जरूरत है दोस्तों कि कभी भी जो आपकी संख्या आप लिखते हैं, अगर आप 85 लिख रहे हैं दोस्तों, तो असल में 85 कैसे बन रहा है, तो वो 10 को 8 बार गुणा करके और उसमें 5 जोड़कर बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो हमेशा जो 8 होता है वो 10 की जगह पर, और 5 जो होता है वो हमेशा 1 की जगह पर लिखा जाता है दोस्तों। समझे। तो ये आपका बेसिक एक नॉलेज थी, एंड आई होप अगर अगली बार आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसे इजीली टैकल कर पाएंगे दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखो। लीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन पेपर का आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। एक वृत्ताकार कुआं खोदने का आपको क्या पूछा गया है, खर्चा वह ज्ञात कीजिए जिसका व्यास कितना दिया है, तो व्यास दिया है 7 मीटर और गहराई 20 मीटर। यदि कितना, अगर दर है 40 रुपए प्रति घन मीटर की, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूंगा, सबसे पहले मैं निकाल लूंगा इसका कुल आयतन। यानी कि अब अगर मेरे से पूछा जाए दोस्तों, तो बेलनकार अगर कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है,
अगर बेलनाकार कुआं खोदा जा रहा है तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन हमेशा आपका क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको सारी वैल्यूज दी है दोस्तों, आपका आर क्या होगा? तो व्यास आपको दिया है 7, तो आप यहां लिख देंगे 7/2 का स्क्वायर, और एच आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये बनेगा आपको 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 गुणे 20। यहां से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी 770 मीटर क्यूब। अब यहां पर दोस्तों आपको रुकना नहीं है, मेन आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था खर्चा। खर्चा कितना? 40 रुपए प्रति घन मीटर पर। यानी कि अब आपको क्या करना है? आपको खर्चा निकालने के लिए क्या करना है? 40 से अपने आयतन को गुणा कर देना है। जो भी दोस्तों आपका आयतन आया है उसको गुणा कर देना है, यानी कि 40 गुणे 770। तो आपका कितना बन जाएगा दोस्तों? आपका उत्तर आ जाएगा 38,500। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने 770 पर रुक जाए। क्वेश्चन को एक बार कायदे से पढ़े लीजिएगा दोस्तों। आपको खर्चा पूछा गया था दोस्तों, ठीक है, तो आपको खर्चे तक जाना भी पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 18 सवाल आपके मॉडल पेपर के। इनमें दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे अप्रोच किया जाए, कौन कौन सा आपको सूत्र लगाने हैं, कब आपको सूत्र लगाने हैं और कब आपको नॉर्मली क्वेश्चन को टैकल करना है, कौन सा आपके टॉपिक स्ट्रॉन्ग है और वीक है दोस्तों, वो भी आपको इन क्वेश्चनों को डील करते करते समझ में आ ही गया है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों को करने में मजा आया होगा, साथ ही साथ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपकी तैयारी में ये सहायक बनेंगे दोस्तों। एंड आई होप दोस्तों कि आज जिस बात पर हमने आज की वीडियो शुरू की थी दोस्तों, कि आपको दोस्तों न सिर्फ आपके लेटेस्ट क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे, बल्कि कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और साथ ही साथ आपकी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है ये भी पता चलेगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे दोस्तों और आपको भी ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट हम दे सके। साथ ही दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है दोस्तों तो वीडियो में नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए दोस्तों। डीएलएड 4th सेमेस्टर के पेपर में बहुत ही कम समय बचा हुआ है दोस्तों, तो ऐसे में दोस्तों ये मॉडल पेपर आपकी मदद करेंगे आपकी तैयारी को एक आखिरी टचअप देने में दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही अगली वीडियो में जहां हम नेक्स्ट मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। तब तक के दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।